नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 113 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIC 113 का जो संबंध है वो भारत के इतिहास से है और इस किताब में आपको 1857 से लेकर 1950 तक के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया है। इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनको हम ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन परीक्षाओं की तैयारी को और भी अच्छा करते हुए आज हम जो है ये 12 क्वेश्चनों की PDF पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन जो हैं उस पर चर्चा की जाएगी। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भारत पर साम्राज्यवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ब्रिटिशर्स भारत पे आए तो उन्होंने जो भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया तो उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। तो देखो, साम्राज्यवाद ने भारत की आर्थिक स्थिति को ही प्रभावित किया, भारत की सामाजिक स्थिति को ही प्रभावित किया, भारत की राजनीतिक स्थिति को ही प्रभावित किया और भारत की सांस्कृतिक स्थिति को ही प्रभावित किया। यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने भारत को धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू करा, तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, हर चीज को गहराई से प्रभावित किया। जहां 18 सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक भारत में बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसका वर्णन इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। तो देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, अंग्रेज जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि भारत से कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाया जाए और ब्रिटेन में सामान तैयार करके भारत के बाजारों में बेचा जाए। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल जरूरतों को पूरा किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, बड़े पैमाने पर कारखानों में सामान बन रहा था। अब देखो, जब कारखानों में सामान बनेगा तो बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा, कच्चा माल भी तो चाहिए होगा, और वो कच्चा माल जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत से ले जाते थे और बाद में जब वो सामान बनता था उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, तो वो सामान भारत के बाजारों में बेचा जाता था। तो कच्चे माल को तो एक्सपोर्ट किया जाता था और तैयार माल को भारत में इंपोर्ट किया जाता था, और इस प्रकार से भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे करके क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो भारत की लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो स्थानीय औद्योगिक व्यवस्था थी, वो मुकाबला ही नहीं कर पाई ब्रिटिशर्स का, क्योंकि जो वहां से मशीनों से सामान बनकर आता था वो सस्ता था, जबकि भारतीय सामान महंगा था। तो ऐसे में भारत के बाजारों में खपत होने लगी ब्रिटिश सामानों की। परिणाम ये हुआ कि भारत की औद्योगिक व्यवस्था तो धीरे धीरे करके खत्म होती गई, लेकिन ब्रिटेन फलता फूलता रहा। भारत में जो साम्राज्यवाद का प्रभाव पड़ा वो ये बना, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। जो हमारी शिल्पकारी थी, हमारे जो हथकरघा उद्योग थे, खादी उद्योग थे, वो धीरे धीरे करके मशीनरी के मुकाबले पीछे हो गए और हमारे देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए और ऐसे में कृषि पर प्रभाव पड़ने लगा। भारत का जो वस्त्र उद्योग था, जो पहले पूरी दुनिया में फेमस था, भारत का जो महीन मलमल था, रेशम था, ये बहुत फेमस था पूरी दुनिया में, और ये धीरे धीरे करके ब्रिटिशर से कंपटीशन नहीं कर पाया और भारत की औद्योगिक व्यवस्था तहस नहस हो गई। भूमिकर प्रणाली की बात करोगे तो अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम बनाए, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त। ये बंगाल में कानून बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य ये था कि जमींदारों के लिए जो करों की दरें हैं वो निश्चित कर दिए जाएं, और इसका प्रभाव भारतीय किसानों पर बहुत बुरा पड़ा। महाराष्ट्र के इलाकों के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें किसानों से सीधा कर लिया जाता था, उसका ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों पर भारी बोझ टल गया, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गई। ये भारत पर साम्राज्यवाद का आर्थिक प्रभाव है। अब भारत पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो सामाजिक प्रभाव यह पड़ा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर आना चाहते थे जिसमें भारतीय लोगों को इतना शिक्षित कर दिया जाए कि वो अंग्रेजों के लिए काम करें। तो ऐसे में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई ताकि भारतीय लोगों को अंग्रेजी सांचे में ढाला जाए और एक ऐसी क्लास तैयार की जाए जो सीधे ब्रिटिशर्स के लिए वफादारी करे। तो इस तरीके से भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो प्रभावित हो गया और एक नया शिक्षित वर्ग उभरा जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था। भारत में जातिगत विभेद तो थे ही थे, तो ऐसे में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ ही भड़काया गया और जो अशिक्षित लोग थे वो भड़क भी गए, क्योंकि जिसके जो शिक्षित है, जो लॉजिकल है, वो किसी की बातों में क्यों ही आएगा। जो अशिक्षित है, जो इलॉजिकल है, उसका माइंड वॉश कर दिया जाएगा। तो अंग्रेजों के भारत आने पर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। जहां एक नई एजुकेशन का सिस्टम आया, जातिगत भेद को और ज्यादा बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजों के आने का प्रभाव जो पड़ा समाज में वो शहरीकरण हुआ। बड़े पैमाने पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, सड़कों का बढ़ावा मिला, बंदरगाहों का विकास हुआ, जिससे भारत में शहरी जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र उतने ही पीछे होते चले गए।
तो एक तरफ तो ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे थे, वहीं शहरी क्षेत्र आर्थिक रूप से बढ़ते जा रहे थे। ये समाज पर प्रभाव पड़ा था। साम्राज्यवाद का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, भारत में पहले राजतंत्र चलता था, मुगल शासन था, मुगल शासन का पतन हो जाएगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, राजनीति को एकीकरण करेंगे। यानी कि पहले जो हमारा पूरा देश था वो अलग अलग छोटे छोटे राजाओं ने शासन कर रखा था कि इस एरिया का एक राजा, इस एरिया का एक राजा, इस एरिया का पूरा एक देश जो था वो सेंट्रलाइज्ड पावर में नहीं था। तो अंग्रेजों ने इस पूरे के पूरे देश को कहीं ना कहीं एकजुट किया, एक सेंट्रलाइज्ड पावर की स्थापना करी। जैसे आज आप देख लो, एक केंद्र सरकार है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं का उदय इसी दौरान हुआ। प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे की स्थापना की गई, कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। साम्राज्यवाद का हमारे कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कल्चर पर यह प्रभाव पड़ा कि भैया ईसाइयत फैलती गई भारत में, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया उसने कहीं ना कहीं वेस्टर्न नॉलेज को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। भारत का जो दृष्टिकोण था वो पारंपरिक था, जो है इस्लामिक स्टेट्स थे, मुगल साम्राज्य था, तो कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। और जब भी धर्म का प्रभाव ज़्यादा होगा, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, तो किसी भी धर्म का प्रभाव जब ज़्यादा होगा तो लोगों की सोच जो है इलॉजिकल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, अंधविश्वासी हो जाएंगे लोग बाग। उनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, साइंटिफिक सोच नहीं होगी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब ही होगा जब एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो जो कि लोगों की लॉजिकल पावर दे, ना कि लोग सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वासों में विश्वास करें। यह शिक्षा प्रणाली भारत में रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण की ओर हुई और भारत अंधकार युग से कहीं ना कहीं आधुनिक युग की ओर बढ़ा। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करो तो भारत में हर क्षेत्र में सुधार हुए। जो भी नव शिक्षित लोग थे उन्होंने अलग अलग तरीके से सोशल वर्क के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, इन्होंने समाज सुधार की दिशा में बहुत ज्यादा काम किया। निष्कर्ष ये निकलता है कि साम्राज्यवाद ने भारत को गहराई से प्रभावित किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हालांकि आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया गया। आधुनिक शिक्षा, राजनीतिक एकीकरण और सांस्कृतिक रूप से भारत जो आगे बढ़ा है, ये प्रभाव कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का ही है। वरना शायद धार्मिक दबदबा होता और मुगलों की जो शोषणकारी नीतियां थी वो भारत को और ज्यादा निम्न स्तर पर ले जाती। क्योंकि जब अगर मुगल इतने ही अच्छे होते तो वो ब्रिटिशर्स का मुकाबला क्यों ही नहीं कर पाए। तो अगर क्वेश्चन आता कि साम्राज्यवाद के भारतीय पर क्या प्रभाव पड़े, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव, आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छे से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। तो देखो, मैं आपको बता दूं, भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है वो 1930 से लेकर 34 तक चला है और ये महात्मा गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक था। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो जब ब्रिटिशर्स की शोषणकारी नीतियां बढ़ती ही जा रही थी, तो इसका विरोध करने के लिए एक आंदोलन चला जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंग्लिश में से बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी की लीडरशिप में भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक प्रमुख आंदोलन था। ये अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन था, क्योंकि अंग्रेज लगातार ऐसे कानून बनाते जा रहे थे जिससे भारतीयों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। और इनमें से एक सबसे नफरत वाला जो कानून था वो कानून था नमक कानून। और इस नमक कानून के माध्यम से इन्होंने ये कहा कि भारतीय जो लोग हैं वो नमक नहीं बना सकते और नमक के दाम भी दुगने कर दिए गए। और इसी नमक को मुद्दा बनाकर गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए आंदोलन की शुरुआत करी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो एक साथ नहीं चला, अलग अलग चरणों में चला। हर चरण का एक उद्देश्य था। पहला जो चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो था दांडी मार्च, जो कि मार्च अप्रैल के बीच में 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 24 दिनों की यात्रा थी। तो दांडी यात्रा की बात करोगे तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक की यात्रा शुरू करी। ये यात्रा 24 दिनों तक चली। प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर चलने का लक्ष्य रखा गया और लगभग देखो यहाँ पर 390 किलोमीटर है, वैसे ये 240 है, सही कि 240 किलोमीटर की यात्रा की गई। तो अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था। नमक कानून के माध्यम से भारतीयों को नमक बनाने की मनाही थी और नमक के दाम भी दुगने कर दिए गए थे भारत में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो गांधी ने इन सबको मुद्दा बनाते हुए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू करी और ये यात्रा दांडी पहुंचकर पूरी हुई, जहां गांधी ने दांडी में नमक बनाकर अपनी गिरफ्तारी दी और अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानी। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून का विरोध किया जाए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और सरकार का जो है विरोध किया। पूरे देश में ये सत्याग्रह फैल गया और गांधी सहित 60,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी
यानी कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी एक साथ हुई थी इस आंदोलन में शुरुआत में। आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो मई 1930 से जनवरी 1931 तक चलेगा। नमक सत्याग्रह के बाद आंदोलन का विस्तार होगा। लाखों लोगों ने कहा अब हम टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी करी। उन्होंने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर विरोध किया। एक औरत थी जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी ये, और इन्होंने नमक यात्रा में भी जो है योगदान दिया था। अब अंग्रेज दमन करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद जैसे प्रमुख नेता सबको जो है जेल में डाल दिया गया और साधारण जनता को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तीसरा चरण आंदोलन का शुरू होता है जब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है मार्च 1931 में। तो अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हो रहा है और इस समझौते में ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन की गंभीरता को समझा और गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में यह कहा गया कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए और नमक पर टैक्स हटा दिया जाए। और जो कांग्रेस है वो भारत में नियम बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में होंगे। तो अंग्रेज सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत हों, इसलिए वो सभी राजनीतिक पार्टियों के मुखियाओं को ब्रिटेन में बुला रहे हैं और ताकि वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाए। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होंगे और भारत में लगातार विरोध होता रहेगा। जब गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होगा तो आंदोलन फिर से शुरू होगा और फिर अंग्रेज जो है वो दमन चक्र चलाएंगे। फाइनली आंदोलन 1934 तक चलेगा, लेकिन अंत में इस आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा। निष्कर्ष ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय जनता को जागरूक तो किया, आज़ादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा तो प्रदान करी, लेकिन उस तरीके से हमारे देश को प्रभावित नहीं कर पाया जिस तरीके से प्रभावित करना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन बार बार चल रहा है, बार बार रुक रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो माइंड उनका सेटअप नहीं हो पा रहा है कि चीज़ें किस तरीके से आगे चलनी चाहिए। और इसी दौरान 1935 में एक नया कानून बनेगा जिसे हम भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें और बारीकी से समझ में आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि अगर भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन आया तो आप कर दोगे। पहले ये बताना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला। यह आंदोलन अलग अलग चरणों में चला। पहले चरण में जो है दांडी यात्रा हुई, दूसरे चरण में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तीसरे चरण में गोलमेज सम्मेलन हुए और चौथे चरण में आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। क्वेश्चन ये है कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो भाई, अगर आप 19वीं सेंचुरी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जो समाज था वो बहुत पिछड़ा हुआ समाज था। अलग अलग तरीके के अंधविश्वासों में लोग जकड़े हुए थे। जातीय व्यवस्था का बंधन भी बहुत गहराई से समाज में व्याप्त था। इसके अलावा बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो एक विशेष धर्म के अंतर्गत अंधविश्वासों को बढ़ावा देती थी, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो अन्य कोई भी संप्रदाय हो। तो अलग अलग तरीके से धार्मिक कट्टरता थी। ज्ञान विज्ञान की प्रगति में जो मुगल साम्राज्य था वो पीछे था कहीं ना कहीं। तो ऐसे में जब अंग्रेज भारत में आए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शिक्षित हुए, बाहर गए पढ़ाई करके। जब भारत में आए तो उन्होंने देखा यार भारत का समाज इतने पीछे है, तो सोशल वर्क के माध्यम से समाज को अवेयर करना चाहिए। और ऐसे में जो हमारे यहाँ पहले जो है पुनर्जागरण के जनक रहे हैं उनका नाम रहा है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था ब्रह्म समाज आंदोलन। तो ब्रह्म समाज आंदोलन उन प्रारंभिक आंदोलनों में से एक है जो सामाजिक जागरूकता के लिए चलाया गया था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज का उद्देश्य यह था कि धार्मिक कट्टरता को कम किया जाए, अंधविश्वास कम किया जाए, खत्म किया जाए, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया जाए, मूर्ति पूजा को खत्म किया जाए। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने कानून भी पास किया। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज ने सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा ही एक और आंदोलन चला, आर्य समाज आंदोलन। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा यार जो हमारा वेदों का ज्ञान है ना उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए और सामाजिक जो समस्याएं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने कहा जातिवाद का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, इक्वेलिटी का समर्थन किया। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो लोग गलती से हिंदू धर्म से जाकर कन्वर्ट हो गए हैं
तो वो कृपया करके वापस हिंदू धर्म में ही आए कि सबसे अच्छे धर्मों में से एक है। ऐसा आर्य समाज ने ये आंदोलन किया है कि जितने भी लोग गलती से माइंड वॉश करके या फिर उन्हें बरगला कर पैसों के लालच में क्रिश्चियनिटी या अन्य धर्मों में अगर कन्वर्ट कर दिया गया है तो उन्हें वापस से हिंदू धर्म में लाया जाएगा, ऐसा आर्य समाज ने कहा। वेदों की ओर लौट चलो इनका नारा था। अगला जो आंदोलन है वो प्रार्थना समाज आंदोलन है, जो कि आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये महाराष्ट्र से संबंधित था। सेम इसका भी उद्देश्य यही था कि सोशल जस्टिस की स्थापना की जाए और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया आंदोलन था, इसका उद्देश्य था आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस फैलाना, सेवा के माध्यम से समाज की सेवा करना, धार्मिक भाईचारे को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार प्रसार करना, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना और भारतीय सांस्कृतिक मूल्य के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। जैसा कि आप सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में भी संबोधन दिया था। अलीगढ़ आंदोलन चला मुसलमानों में सोशल अवेयरनेस लाने के लिए और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय को शिक्षा के लिए स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, विज्ञान में विश्वास करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा में विकास करना चाहिए ताकि सोशल अवेयरनेस बढ़ सके। सर सैयद अहमद खान का यह कहना था कि इस्लाम सबसे ज़्यादा धार्मिक अंधविश्वासों से भरा पड़ा है, इसलिए सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ समाज है। अतः क्या करना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा, आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देना होगा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। और इसी के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की और सामाजिक जागरूकता को फैलाने के लिए कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लास्की और कर्नल एस.एस. ऑलकॉट के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़े सामाजिक संस्था थी। विश्व भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहते हैं और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जितने भी अगर देखा जाए तो आंदोलन चले हैं, इन सभी आंदोलन में कुछ समानता रही है कि इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जैसे सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, जाति विवाह का विरोध, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया गया है, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, सोशल अवेयरनेस, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि 19वीं शताब्दी के जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हैं, इन्होंने भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर बढ़ाया है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवेयरनेस को बढ़ाई है और इन आंदोलनों के माध्यम से एक पूरी की पूरी पीढ़ी वो शिक्षा की ओर अग्रसर हुई है। जो नहीं हो पाए वो आज भी धार्मिक कट्टरता के अंधपन में ही फैले हुए हैं और जो आज आगे बढ़ गए हैं वो आगे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर बार आता ही आता है क्योंकि जब जब राष्ट्रवादी आंदोलनों की बात होती है तब तक गांधीवादी विचारधारा की भी बात होती है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो महात्मा गांधी की विचारधारा ने 20वीं सेंचुरी के भारत और आने वाले विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। उनकी विचारधारा सत्य, अहिंसा और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित थी। गांधीवादी विचारधारा की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता यह है कि उनका सिद्धांत सत्य पर आधारित सिद्धांत है। गांधी जी के लिए जो सत्य था वही सबसे बड़ा सिद्धांत था। उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। और उन्होंने कहा जीवन में इसके पालन करना चाहिए। उनकी विचारधारा के अनुसार सत्य की खोज ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और ये व्यक्ति का सामाजिक आचरण भी होना चाहिए। सत्य की खोज करते हुए ही व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ सकता है और एक अच्छे समाज के स्थापना में अपना योगदान दे सकता है। गांधी जी की विचारधारा का जो दूसरी विशेषता थी वो थी अहिंसा। गांधी ये कहते थे कि अहिंसा के माध्यम से दूसरे के दिल को जीता जा सकता है। हिंसा कुछ पल के लिए तो आपको शांति दे सकती है लेकिन एक आने वाले समय में गिल्ट फील करवाती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी है ना वो हिंसा का सहारा नहीं लेता, लेकिन एक हिंसक भीड़ जब एक बड़े पैमाने पर लोगों का हत्याएं कर देती है तो वो जो है अनपढ़ों की भीड़ है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक ह्यूमैनिटी जिसके मन में है, मानवता है, करुणा है, दया भाव है, वो हिंसा की विचारधारा पर ही चलेगा। वो यही सोचेगा जिस प्रकार से मैं मनुष्य हूं सामने वाला भी तो मनुष्य है। और गांधी जी का मानना था अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से मुक्ति नहीं होती, आपके मन में भी किसी के प्रति हिंसा नहीं आनी चाहिए, आपके वचन में भी किसी के प्रति हिंसा नहीं आनी चाहिए, आपके कार्यों से भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था ये जैन धर्म से लिया गया था। उन्होंने कहा राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में अहिंसा का उपयोग किया जाना चाहिए, सत्याग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए और सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने अपने आज़ादी की आंदोलनों में सत्याग्रह का लक्ष्य बनाया। उन्होंने कहा हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय को जीता जाएगा। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के रास्ते पर चलते हुए आग्रह करना। गांधी जी ने कहा सत्याग्रह
जो है वो मजबूतों का हथियार है, क्योंकि जो अपने शरीर को पीड़ा दे सकता है उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो गांधी जी ने कहा सत्याग्रह जो है वो शक्तिशालियों का हथियार है। गांधी की विचारधारा की जो अगली बात थी वो थी सार्वजनिक सेवा। गांधी ने कहा कि समाज में अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो समाज को कम से कम प्रताड़ित तो मत करो। उन्होंने कहा सच्चे नेता समाज की सेवा में समर्पित होते हैं, और अगर राजनीति समाज सेवा है तो फिर राजनीति की क्या जरूरत है, सिर्फ समाज सेवा होनी चाहिए। उन्होंने कहा राजनीति का क्षेत्र और समाज सेवा का क्षेत्र अलग है। उन्होंने कहा ग्राम स्वराज का बल देना चाहिए, ग्रामीण स्वायत्ता को बल देना चाहिए। अगर हर एक गांव का विकास हो जाएगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। छोटी छोटी इंडस्ट्री लगानी चाहिए ताकि सभी लोगों को रोजगार मिल सके। गांधी सादा जीवन और उच्च विचार पर जीते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी ने सादगीपूर्ण जीवन शैली को अपनाया और इसी को प्रचारित प्रसारित भी किया। उन्होंने कहा भौतिक सुखों से परा जो है सच्चा सुख मन की शांति में है, मन की सेवा में है। क्योंकि अगर हम लग्जरी लाइफ की ओर भागेंगे, दिखावे की जिंदगी की ओर भागेंगे तो कर्ज के जाल में फंसते जाएंगे। लेकिन अगर जीवन सादा होगा, विचार उच्च होंगे, तो जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी। उन्होंने कहा समाज में समानता, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने हरिजन आंदोलन शुरू करा और समाज में अछूतों की स्थिति को सुधारने का प्रयास भी किया। गांधी ने श्रमिकों के अधिकारों की आवाज करी। उन्होंने कहा कि मजदूरों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि गांधीवादी विचारधारा सत्य के सिद्धांतों पर, अहिंसा के सिद्धांतों पर, मानवता के सिद्धांतों पर चलती है। ये कोई एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि ये समाज का दृष्टिकोण है, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। गांधी के सिद्धांत आज भी विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में स्रोत तो बने हुए हैं, लेकिन बात यह आती है कि लोग इसको कितना हद तक अपने मन में उतारते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए। अगर आप भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात करोगे तो इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी के अंत में होती है और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब भारत में औद्योगिकरण हो रहा था और बड़े पैमाने पर मजदूर लोगों को काम मिल रहा था। तो ऐसे में ये हुआ कि इन मजदूरों को अधिकार भी तो मिलने चाहिए, क्योंकि इन मजदूरों से अनलिमिटेड काम करवाया जाता था, काम के असीमित घंटे थे, काम जिस जगह पर करवाया जाता था वहाँ की स्वास्थ्य दशाएं बड़ी बेकार थी, साफ सफाई वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे में ये हुआ कि भाई ट्रेड यूनियन बननी चाहिए जो यूनियन मजदूरों के अधिकारों की मांग कर सके, और इस तरीके से भारत में ट्रेड यूनियन की शुरुआत होती है 19वीं सदी के अंत में, जब बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम करने लगते हैं। इन मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, वेतन कम था, काम की स्थितियां खराब थीं। 1875 में मुंबई में मिल मजदूरों के लिए संगठनों का उदय हुआ और 1890 में संयुक्त सेवा संघ की स्थापना की गई, जो मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानी जाती है। प्रारंभिक संघर्ष और यूनियन का गठन 1905 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और नारायण मेहरा ने मद्रास में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना करी, जिसे भारत की पहली औपचारिक ट्रेड यूनियन माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से 18 के दौरान, तो भारत में उद्योग तेजी से बढ़े, मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई, श्रम के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। ऐसे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ 1920 में। मुंबई में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एआईटीयूसी की स्थापना हुई और ये पहली राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन थी। इन्होंने कहा मजदूरों की स्थिति सुधारी जाएगी भैया, उनके रोजगार की जो अभिलाषाएं हैं वो बढ़नी चाहिए, जहां पर ये लोग काम करते हैं वहां पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और यहाँ से मजदूरों के लिए आवाज उठानी शुरू हो गई। आज़ादी की लड़ाई में ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ा योगदान है। बड़े पैमाने पर इन मजदूरों ने हड़तालों का आह्वान किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद संविधान ने श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार दिया। आज बहुत सारी ट्रेड यूनियन वर्क कर रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस जो हैं, ऐसी यूनियनों का गठन हो चुका है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन ने मजदूरों की स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजदूरों को बेहतर वेतन मिले, बेहतर काम की स्थिति हो, सुरक्षा मिले, इसके लिए लगातार ट्रेड यूनियन नई नई चीज़ों पर विचार कर रही हैं और इनकी डिमांड हो रही है। तो अब तक हम 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना समर्थन बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।